चलिए शुरू करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हाईवे में। आपके एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन बनता है हाईवे से तो इससे बनेगा। गेट के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इस टॉपिक से, ठीक है? तो इसको ढंग से पढ़ लेना। तो हमारा टॉपिक क्या है? वो है हमारा ज्योमेट्री डिजाइन। ज्योमेट्री डिजाइन का मतलब क्या है? डिजाइन ऑफ ऑल द विजिबल फीचर्स ऑन द रोडवे। जो भी चीज आपको रोड पर दिख रही है उनकी डिजाइनिंग को क्या बोलेंगे हम? यहां पे उसको ज्योमेट्री डिजाइन बोलेंगे, ठीक है? चलिए, तो इसके अंदर आपके यहां पे मेनली चार चीजें हैं जो उसके बारे में हमने पढ़ना है। फर्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है डेट इज साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है डेट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। क्या है? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। नेक्स्ट आना है यहां पे वर्टिकल अलाइनमेंट। की बात क्लियर है? तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जरा देखो इस बात को। समझो कि ऐसे एक रोड आ रही है। ये क्या आ रही है? इस तरीके से मेरी क्या आ रही है? एक रोड आ रही है, ठीक है? मैंने क्या किया? एक चाकू लिया और ये रोड को ऐसे काट दिया। जो यहां की रोड थी इसे पकड़ा और फेंक दिया। अब जो आपको सामने से दिख रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोडवे। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। आपको यहां पे दिख रहा है कि रोड की थिकनेस कितनी है, आपको दिख रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है, आपको दिख रहा है कि ये फ्लैट लाइन है या फिर इस तरीके से कुछ स्लोप है यहां पर। तो ये सब चीजें किसमें आएंगी? ये सब चीजें मेरी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में आएंगी। आपको याद होगा या फिर याद क्या होगा, आपने ये चीज देखा भी होगा कि आपकी जो रोड होती है वो कुछ इस तरीके से जनरली बनाई जाती है हमारी। बीच का पोर्शन क्या होता है? थोड़ा उठा हुआ होता है इन कंपैरिजन टू माय साइड पोर्शन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बरसात के दिनों में जैसे ही यहां पर पानी आएगा, ये पानी तुरंत इस तरीके से साइड में चला जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये पानी इस तरीके से नीचे चले गया रोड में से, तो भैया रोड के नीचे यहां पे क्या है? सोयल, मिट्टी है। और आपको पता है कि पानी मिट्टी के साथ मिलकर क्या बनाता है? कीचड़ बनाता है। तो अगर यहां पे सोयल के साथ पानी मिल रहा है तो कीचड़ बनेगा। और आपको पता है कि कीचड़ भैया लोड नहीं लेता है। कीचड़ गंदगी मचाएगा लेकिन लोड नहीं लेगा। बेस्ट एग्जांपल है, कभी खेतों में अगर पानी भरा हुआ हो और उस खेतों में आप चलने की कोशिश करें, आप देखेंगे आपके पैर पूरे धंस जाएंगे। समझ आ गई बात? पैर को निकालने की कोशिश करेंगे, चप्पल फंस जाएगी। चप्पल निकालने की कोशिश करेंगे, आपकी चप्पल का अंगूठा निकल के बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरीके का ही होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में। यहां पर इफेक्ट, सॉरी, पानी का इफेक्ट इन द, यहां पे अगर यहां पे स्लोप ना प्रोवाइड की जाए तो। समझ आ गई बात? चलिए देखिएगा। अब यहां पे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में यहां पे क्या आ रहा है? अगर इस तरीके से यहां पे मैं थीटा एंगल बना दूं, क्या ये आपको क्रॉस सेक्शन में दिखेगा नहीं दिखेगा? हाँ, आपको ये चीज क्रॉस सेक्शन में दिखेगा। इस एंगल को क्या बोलते हैं? दिस इज द कैम्बर ऑफ द रोड। क्या आपको यहां पे दिखेगा कि यहां पे रोड की विड्थ कितनी है? हाँ, आपको दिखेगा रोड की विड्थ कितनी है। क्या आपको पता चलेगा कि ये कितना पोर्शन उठा हुआ है? हाँ, आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में आती हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यहां पे आता है डेट इज साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस जो होती है वो आपकी जनरली तीन टाइप की होती है। एक होती है आपकी एसएसडी, एक होती है ओएसडी, एक होती है आईएसडी। एसएसडी, ओएसडी एंड आईएसडी। एसएसडी मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओएसडी मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आईएसडी मतलब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। दोबारा बोल रहा हूं, एसएसडी मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओएसडी मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, आईएसडी मतलब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है? कितनी दूर से मुझे दिख जाना चाहिए कि सामने कोई ऑब्स्टेकल है कि नहीं है, ताकि मैं अपनी व्हीकल को सेफली रोक सकूं। तो मेरे को यहां क्या है? कितनी दूर तक दिख जाना चाहिए, वो क्या बता रहा है? साइड डिस्टेंस, ठीक है? गाड़ी को रोकने के लिए तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इस तरह क्या? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। यहां से मुझे दिख जाना चाहिए कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं ओवरटेक कर सकूं। तो ये क्या है? कितनी दूर से ही मुझे दिख जाना चाहिए कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मुझे यहां क्या कर सकूं? ओवरटेक कर सकूं। तो ये मेरी क्या है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस यहां पर है। नेक्स्ट मेरी यहां पे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है, जहां पर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते, वहां पर क्या करते हैं? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अभी दिमाग मत लगाओ, अभी तो खाली आपको नाम बताए हैं, ये हम एक एक चीज डीप में पढ़ेंगे। चलिए,
नेक्स्ट यहां पे आता है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, जरा देखो इस बात को, यहां पर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये रहा, कोई नहीं दूसरा पॉइंट भी यहीं पे होगा आसपास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपका ये है, दो पॉइंट आपके यहां सामने है, ठीक है। अगर यहां पे दो पॉइंट हैं, ये समझो पीछे से रोड आ रही है, समझ आ रही है, यहां से क्या हो रही है, पीछे से रोड आ रही है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट कहीं यहां पर है। आपकी रोड कहीं ऐसे आ रही है, मेरा हाथ आपको दिख रहा है, हाँ, आपकी रोड कहीं ऐसे आ रही है पीछे, और आपको इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। आपकी जो रोड आ रही है कुछ इस तरीके से पीछे आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे इस तरीके से कर्व आएगी, हाँ या ना, यहां पे इस तरीके से कर्व आएगी अगर आपको इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट्स की जो हाइट है, इन दोनों पॉइंट्स की जो हाइट है फ्रॉम द डेटम वो सेम है, तो मैं ये बोलूंगा दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं, आपके यहां पे सेम प्लेन में हैं। समझ आ रही बात, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, आपके सेम प्लेन में। इसका मतलब क्या है, जरा देखो इस बात को, अगर मैं यहां पर एक प्लेन ला रहा हूं इस तरीके से, प्लेन आ जा, कोई सख्त चीज, चलो ऐसा है, ये प्लेन अगर मैं ला रहा हूं इस तरीके से, ये प्लेन क्या करेगा, दोनों के दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से कट करेगा, हाँ या ना, समझ आ रही है बात। तो ये प्लेन इस तरीके से आपके यहां देख सकते हैं, ये प्लेन जो है आपके दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट्स की यहां पे जो हाइट है फ्रॉम द डेटम वो आपकी सेम है। तो अगर यहां पे मेरे पास दो पॉइंट्स हैं जिनकी हाइट फ्रॉम द डेटम सेम है, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही प्लेन में हैं। और ऐसे पॉइंट्स जो एक ही प्लेन में हैं, अगर मेरे को उनको ज्वाइन करना है विद द कर्व, वहां पे क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल कर्व आएगी। इस बात को समझो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों की हाइट सेम है, मेरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दोनों की हाइट क्या है, फ्रॉम द डेटम सेम है। तो अगर मेरे को यहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा तो मेरा यहां पे कर्व कुछ इस तरीके से आएगी, हाँ या ना, मेरी कर्व कुछ इस तरीके से आएगी, जैसे कि चौका लगता है, चौका का साइन होता है ना, कुछ इस तरीके से मेरी कर्व आएगी। यहां पे रोड ऐसी थी, इसके बाद मेरे को यहां पे कर्व देनी है, तो इस तरीके से मेरी यहां पर कर्व आएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर है। अगर यहां पे दोनों पॉइंट्स क्या होते, सेम हाइट पे ना होते, एक पॉइंट नीचे होता, एक पॉइंट ऊपर होता, तो यहां पे एक प्लेन में दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। अगर मेरे को अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो कर्व कुछ इस तरीके से आएगी, समझ आ रही है। हाथ को देखो मेरे, ऐसे मैं हाथ ऊपर लेके जा रहा हूं, यहां से ऐसे, ये समझ आ रही है, मेरा हाथ देखो यहां पर है, जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो मेरे सिर के आसपास आ जा रहा है, तो इस तरीके से जो कर्व आएगी वो क्या होगी, आपकी यहां पे वर्टिकल कर्व। दोबारा देखो, हॉरिजॉन्टल कर्व ऐसे, मेरे हाथ देखो चेस्ट के आसपास चल रहा है, क्योंकि यहां पे दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपके सेम हाइट पे हैं। वर्टिकल पॉइंट ऐसे, वर्टिकल यहां पे लाइन इस तरीके से, वर्टिकल कर्व इस तरीके से आएगी, बिकॉज एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट इसके ऊपर है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहां पे जो कर्व आएगी वो क्या होगी, मेरी वर्टिकल कर्व होगी। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो हॉरिजॉन्टल कर्व, यहां पे हॉरिजॉन्टल में क्या पढ़ेंगे, हम हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल कर्व कब आती है, व्हेन वी हैव टू जॉइन टू पॉइंट्स विद अ कर्व एंड बोथ द पॉइंट्स हैव द सेम हाइट फ्रॉम द डेटम। दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं, उनकी सेम हाइट है फ्रॉम द डेटम। डेटम समझते हैं, देखिए आपने एक श्री अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी देखी होगी, जहां पे मेरे को याद नहीं है शायद उस मूवी का नाम क्या है, उसमें क्या होता है, एक कटघरे में उनको खड़ा कर दिया जाता है, पूछा जाता है कि बच्चा बताओ कितने साल का, बच्चा कितना बड़ा था, तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं बच्चा इतना बड़ा था। तो वकील जी पूछते हैं जज साहब देखो झूठ बोल रहा है, बच्चा तो 2 साल का है, इतना बड़ा बच्चा कैसे हो सकता है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं अरे बेटा दूसरा हाथ तो लाने दे। समझ आई बात। तो पहले जब अमिताभ बच्चन जी ने अपना हाथ ऐसे रखा तो जो वकील था उन्होंने हाइट जमीन से नापी। कहां से नापी, जमीन से नापी। जब उन्होंने हाइट ऐसे रखा तो उन्होंने हाइट कहां से नापी, इस वाले हाथ से नापी। आपको मेरे ख्याल समझ आ गई होगी बात। तो जहां से हमारी हाइट को हम नापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटम बोलते हैं। अगर दो पॉइंट्स जिनकी हाइट सेम है फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेटम तो उनको क्या बोलेंगे, बोथ द पॉइंट्स आर इन द सेम प्लेन। अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर आपको ज्वाइन करना है विद द कर्व, उस कर्व का नाम क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कर्व आएगा। अगर आपके दो पॉइंट्स हैं उनकी हाइट सेम नहीं है फ्रॉम अ फिक्स डेटम, अगर उन दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करना है तो यहां पे जो कर्व आएगी वहां पे इसका नाम क्या आएगा, वर्टिकल कर्व।
वर्टिकल कर्व यहां पे नाम आएगा। अब क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है, यहां पे पढ़ना है कैम्बर के बारे में। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, मुझे इसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए यहां पर क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में क्या है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपका है कैम्बर। कैम्बर बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं क्रॉस स्लोप, या फिर बोलते हैं इसको ट्रांसवर्स स्लोप। समझ आई बात। यहां पे एक वर्ड यूज किया है ट्रांसवर्स स्लोप। अब सुनेंगे इस बात को, प्लीज सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। देखिए ये मेरे पास एक रोड है, समझ आ गई बात। ये ऐसी मेरी एक रोड आ रही है, दिख रही है आपको, ये रोड आ रही है। अगर रोड को मैं ऐसे कर दूं, दिख रहा है आपको, ये मान लो ऐसी क्या थी, रोड आती है इस तरीके से, समझ लो, क्योंकि आपको ढंग से इस तरीके से दिखेगा। रोड आपको ऐसी दिख रही है, ये चीज पहले मैं ऐसे बोल रहा था, गलत बोल रहा था, अब मैं ऐसे बोल रहा हूं। पहले उस वैसे भी समझा सकता, लेकिन कैमरे में आपको इस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझेगा। रोड आपकी ऐसे चल रही है, जो भी व्हीकल आ रहे हैं, ये मान लो एक व्हीकल है, ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, समझ आ गई बात। दूसरा व्हीकल इस तरीके से आ रहा है, लेकिन चल कैसे रहे हैं, इसी डायरेक्शन में, ऐसे चल रहे हैं या फिर इस डायरेक्शन चल रहे हैं, समझ आ गई बात। तो अगर मैं रोड को कुछ इस तरीके से उठा दे रहा हूं, तो यहां पे जो आपका एंगल बनेगा, ये जो एंगल यहां से बनेगा, देखिए ये जो यहां पर एंगल बनेगा इस तरीके से, ये इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज ग्रेडियंट या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब अगर मैं क्रॉस सेक्शनल की बात करूं, आपको क्रॉस सेक्शन ये दिखाया दिया था, अगर मैं बीच का पोर्शन उठा रहा हूं, साइड का पोर्शन मेरा नीचे है, तो यहां पे स्लोप कुछ इस तरीके से आएगी, समझ आ रही बात। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स स्लोप, या फिर मैं बोलूंगा क्रॉस स्लोप। जरा समझिए इस बात को, मेरी यहां पे क्या है, रोड कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये जा रही है, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे ग्रेडियंट बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स स्लोप। थोड़ा ढंग समझाते हैं, बल्कि कंप्यूटर की इसमें पढ़ाने में कुछ ज्यादा मेहनत लग रही है, क्लास में हाईवे पढ़ाने में बल्कि ज्यादा मजा आता है। ये मेरी रोड है, दिख रही है आपको, ये आपकी रोड इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहां पे जो एंगल बन रहा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका इस रोड कुछ बीच से उठी हुई हो यहां से और साइड से छोटी हो, हाँ या ना, हो सकता है, क्लियर आ रही है बात। तो यहां पे जो स्लोप बनता है, ये वाला जो स्लोप बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बर। यहां पे जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, कैम्बर या फिर क्रॉस स्लोप या फिर ट्रांसवर्स स्लोप। दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो भैया ये यहां समझो, ये मेरे पास रोड है, इस तरीके से ऊपर जा रही है, यहां पे जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। अगर यहां पे बीच का पोर्शन मैं क्या कर रहा हूं, उठा दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू आउटर पोर्शन, इस तरीके से उठा रहा हूं, दिख रहा है आपको, यही तो होती है आपकी रोड, बीच का पोर्शन उठा होता है साइड के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे जो आपका एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल यहां पे बन रहा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल नोन एज द ट्रांसवर्स स्लोप। आई होप अब तो समझ आ गई होगी बात, अब तो भैया कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे ज्यादा अब क्या समझाऊं आपको, कि आपकी रोड इस तरीके से है, यहां पे जो एंगल दिख रहा है दिस इज द ट्रांसफर स्लोप, और यहां जो एंगल आता है दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, यहां पर आ जाएगा, या फिर बोलेंगे ग्रेडियंट। देखेंगे इस बात को। तो यहां पे जो आपका कैम्बर होता है जनरली वो आपका दो टाइप का होता है, तीसरा भी आता है, मिक्स टाइप कैम्बर होता है, लेकिन हम वो हमारे फर्स्ट दो टाइप से ही बन जाता है। तो कैम्बर क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर स्लोप, इट इज द ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड टू drain of the surface water, drain of the surface water।
सरफेस के ऊपर जो पानी आता है उसको साइड में ले आने के लिए हम क्या करते हैं, बीच का पोर्शन उठा देते हैं, साइड का पोर्शन नीचे कर देते हैं। तो यहां पे जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, हम कैम्बर बोलते हैं। ट्रांसफर स्लो प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ द सरफेस वाटर। चलिए यहां देखेंगे अब जो आपका यहां पे कैम्बर होता है वो जनरली मेरा दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर। स्ट्रेट लाइन ये एक लोता है सब्जेक्ट है हाईवे, जिसको मेरे को कंप्यूटर से पढ़ाने में ज्यादा मुश्किल आती है। मैं लाइव क्लास में थोड़ा ज्यादा अच्छा समझा पाता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं इसमें भी आपका अपना बेस्ट दे सकूं। अगर यहां पे मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी समझाने में तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसमें मेरे को मूवमेंट करके दिखाना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा, रिकॉर्डिंग जो क्लास की होगी उसमें करूंगा। उसमें वॉइस की थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, यहां पर मैं क्या कर दूंगा, वॉइस की डबिंग कर दूंगा दोबारा। ठीक है, आपको हर एक चीज समझाना मेरी गारंटी है, चाहे मैं जैसे भी समझाऊं, लेकिन समझाऊंगा 100% समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है। स्ट्रेट लाइन कैम्बर में क्या होता है, इस तरीके से हमारे यहां पे स्ट्रेट लाइन आती हैं। क्या आती हैं, स्ट्रेट लाइन आती हैं। यहां पर जो ये चीज आ रही है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल राइज। क्या बोलते हैं, सेंट्रल राइज। और यहां पर जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, कैम्बर। जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/n से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। 1/n का मतलब क्या है, जरा इसका मतलब भी समझ लो, क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आता होगा। देखिए सीढ़ियां उतरते हो, सीढ़ियां सीढ़ियां कुछ इस तरीके से होती हैं। आप पहले यहां थे, यहां से आप यहां पे आ गए, तो आप देखिए आप क्या हुए हैं, नीचे भी उतरे हैं और आगे भी बढ़े हैं, हाँ या ना। तो ये जो आपकी यहां पे स्लोप आएगी वो आपकी कुछ ना कुछ आएगी। दिख रहा है आपको यहां पे स्लोप, ठीक है, आती हुई। अब देखिए, तो यहां पे वही चीज है। अगर मैं यहां पे इस तरीके से एक ट्रायंगल बना रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा, यहां बोल रहा हूं कि अगर मैं यहां से इस डायरेक्शन में 50 मीटर आगे की तरफ जाऊं, मैं क्या करूं, 50 मीटर आगे की तरफ जाऊं, तो मैं यहां पर 1 मीटर ऊपर उठ जा रहा हूं। मतलब क्या है, एक्चुअल में मैं इधर चल रहा था, एक्चुअल में ऐसे चल रहा था, लेकिन इस यहां पे क्या होगा, रिप्रेजेंट कैसे करूंगा कि मैं 50 मीटर सीधे चल रहा हूं तो मैं 1 मीटर ऊपर उठ जा रहा हूं। जैसे कि सीढ़ियों में था कि आप आगे भी जा रहे थे और नीचे भी उतर रहे थे, हाँ या ना। तो इस तरह यहां भी है कि अगर आप 50 मीटर सीधा चल रहे हैं तो 1 मीटर ऊपर उठ जा रहे हैं, फिर अगर 50 मीटर सीधे चल रहे हैं फिर 1 मीटर ऊपर उठ जा रहे हैं। समझ आ गई बात, हाँ या ना। चलिए, तो अगर मैं यहां पे इसका स्लोप लेना चाहूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/50। तो अगर यहां पे 50 की जगह यहां पे क्या होता, n मीटर, यहां पे क्या होता, n मीटर, कि अगर मैं n मीटर आगे जा रहा हूं तो मैं 1 मीटर ऊपर उठ रहा हूं, तो यहां पे स्लोप क्या आ जाती, 1/n आ जाती। तो आई होप ये जो स्लोप मैंने यहां पे रिप्रेजेंट की थी 1/n, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरीके से यहां पे हम स्लोप को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो सेंट्रल राइज है इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं y से, ठीक है। टोटल विड्थ जो है रोड की यहां से लेके यहां तक, दिस इज w, कितनी है, w है। तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, दिस विल बी w/2। तो अगर ये टोटल आपकी w है तो ये कितनी हो जाएगी, w/2 हो जाएगी। समझ आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अगर मैं यहां पे ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं OAB, अगर मैं यहां पे ट्रायंगल OAB कंसीडर कर रहा हूं तो क्या होगा, मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये एंगल 1/n, यहां पे आपका y, ये आपका w/2, OAB। अगर मैं यहां पर tan थीटा ले रहा हूं, या फिर सिंपल में स्लोप, tan थीटा क्या होगा, स्लोप होगा, इसको छोड़ दीजिए एक बार, यहां पे थीटा है। अगर मैं यहां पे tan थीटा ले रहा हूं वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हुआ y, बेस हुआ w/2। परपेंडिकुलर पता होगा ना,
जो भी चीज आपके एंगल के सामने होती है, जो भी लाइन आपके एंगल के सामने होती है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसके साथ जो होती है यहां पे उसको बोलते हैं बेस, और ये क्या होगी यहां पे हाइपोटेनियस। चलिए टेन थीटा यहां पे कितना आ गया y अपॉन डब्ल्यू बाई टू, और टेन थीटा मैंने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, ये किसके बराबर है, 1/n के बराबर है, तो यहां पे 1/n के रिस्पेक्ट में मैंने इसको लिख दिया। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे y की वैल्यू आ जाएगी मेरी y इज इक्वल टू w बाई 2n, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बात। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर यहां पे दे दिया जाए द कैम्बर इज 4%, कैम्बर कितना है 4% है, मान लो दे रखा है कैम्बर इज 4%, कैम्बर इज 4% का मतलब क्या है, 4/100, हाँ या ना, 4/100 4% होगा, 4/100 को लिख सकता हूं 1/25, हाँ या ना, ये भी लिखा गया। तो अगर मैं 1/25 लिख रहा हूं, क्या ये 1/n की फॉर्म में है या नहीं है, हाँ ये 1/n की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 25 मीटर आगे बढ़ रहा हूं तो यहां पे राइज कितना हो जाएगा, 1 मीटर का राइज हो जाएगा। 25 मीटर आगे बढ़ रहा हूं तो यहां पे 1 मीटर का राइज हो जाएगा, तो ये इस तरीके से मेरी स्लोप आ जाएगी इस वाली लाइन की। समझ आ गई बात। तो आपको दे दिया जाएगा कैम्बर इज 4%, ठीक है, विड्थ ऑफ द रोड इज 7 मीटर, कैलकुलेट द सेंटर राइज। क्या बोला, कैम्बर इज 4%, विड्थ दे दी गई है 7 मीटर, कैलकुलेट द सेंट्रल राइज। अगर आपको 4% दे दिया गया तो वैल्यू कितनी आ गई 1/25, यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी, कंपेयर कर लेंगे 1/25 और 1/n की अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे 25 आ गई है। w आपके पास विड्थ है वो आपके पास आ गई है 7 मीटर, यहां पे सेंट्रल राइज आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आए तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। कैम्बर हो गया, तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ठीक है। अब जो आने वाला है वो है आपका यहां पे पैराबोलिक कैम्बर। कौन सा आने वाला है, पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर क्या होता है, जो आपको जनरली रोड पे दिखता है, ये मेरी यहां पे रोड है, इस तरीके से थोड़ी छोटी बना लेते हैं, यहां पे इस तरीके से क्या होगा, मेरा यहां पे रोड कुछ उठी हुई होगी, यहां पे दिस इज द सेंट्रल राइज। तो यहां पे अगर मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूं अंदर इसके, तो क्या मेरा ट्रायंगल यहां बन पाएगा, देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा यहां पे ये बन रहा है, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करके दिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा रहा हूं। एक्चुअल में आप यहां पे देख सकते हैं दोनों की यहां पे जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है। अगर मैं यहां पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं ओवर माय पैराबोला, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, और यहां पे ये मेरी क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ रही है, तो दोनों के बीच में यहां पे जो एंगल आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा देता हूं। समझ आ गई बात। तो यहां पे ट्रायंगल जो आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। अब यहां पे आपको अलग अलग दिख रहा होगा यहां पे स्लोप, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा उठा दिया सेंट्रल राइज को, इतना होता नहीं है आपका यहां पे, ठीक है। यहां देखिए ये जो एंगल होगा वो दोनों का ऑलमोस्ट ही सेम होगा, जैसे कि मैं यहां पे ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं। कहां गया मेरा, तो मैं मिटा दिया, चलो कोई, ये जो होगा एंगल वो दोनों का सेम हो, क्यों, क्योंकि यहां पे जो राइज होगा बहुत ही कम होता है, इस तरीके से होता है। तो अगर मैं यहां पे ट्रायंगल भी बना रहा हूं तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके का आएगा, ये मेरा ट्रायंगल ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो स्लोप आती है दोनों की वो ऑलमोस्ट ही सेम आती है। चलिए अब देखिए ये वाली वैल्यू कितनी है 1/n, दिस इज द कैम्बर ऑफ द रोड। ये वैल्यू कितनी है, इसको मैं कैपिटल वाई लिख रहा हूं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक वैल्यू कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक वैल्यू होगी मेरी w बाय, कितनी वैल्यू होगी w/2। समझ आ गई बात। चलो देखिए
यहां पे जो मेरा ये वाला लाइन है, दिस इज पैराबोला, पैराबोलिक कैम्बर है कि नहीं है? तो पैराबोला यहां पे इक्वेशन क्या होती है जरा देखो, ये पैराबोला आपका कुछ इस तरीके से है। अगर मैं यहां पे पैराबोला बना रहा हूं तो इसकी इक्वेशन होती है मेरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, एक्स वाई इक्वल टू ए वाई। यहां पे मैं 4ay नहीं लिख रहा क्योंकि यहां पे जरूरी नहीं है आपका स्क्वायर पैराबोला ही बने। जब आपका स्क्वायर पैराबोला बनता है तो यहां पे 4ay आता है, इसलिए मैंने यहां पे जनरली एक कांस्टेंट लगा दिया ए वाई। ठीक है, समझ आ गई बात? अगर इस तरीके का पैराबोला तो वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। तो यहां पे देखिए, इधर ऐसे बढ़ रहा हूं तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ऐसे जा रहा हूं तो ये मेरी क्या है, वाई एक्स। थोड़ी सी अगर मैं इधर बढ़ रहा हूं तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे क्या है मेरा x इज इक्वल टू 0 है, हाँ या ना? अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पर, इधर क्या है मेरा x इज इक्वल टू w/2 है, क्योंकि यहां 0 से चला w/2, तो यहां पे x इज इक्वल टू w/2 आ जाएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं एट x इज इक्वल टू w/2। जब x इक्वल w/2 चल रहा हूं, मेरा जो y एक्सिस है वो किसके बराबर है, मेरा कैपिटल Y के बराबर। ये कितनी वैल्यू आ रही है यहां पर, कैपिटल Y के बराबर यहां पर वैल्यू आ रही है, आपको ये क्लियरली दिख रहा है। समझ आ गई बात? तो इन दोनों वैल्यू को, मेरे पास जो पैराबोला की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, इसमें मैं पुट कर रहा हूं, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, w/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू कैपिटल वाई। तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी w/4 इज इक्वल टू ए इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो यहां पे ट्रायंगल बन रहा है, ये जो यहां पे ट्रायंगल बन रहा है, इसकी मदद से क्या होगा, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि यहां पे जो एंगल है 1/n, वही मेरा ट्रायंगल का भी ऑलमोस्ट मेरा सेम ही एंगल होगा। एनलार्ज में आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि स्मॉल वाले में आपको वैसे भी आंखों में माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है ना? एनलार्ज जब मैं बना रहा हूं तो उसमें दोनों की स्लोप अलग अलग दिख रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं जो स्लोप उठा रहा हूं वो ऐसे उठा रहा हूं, एक्चुअल में स्लोप उठेगी ऐसे। ठीक है ना? अगर मैं यहां पे ट्रायंगल बनाऊंगा तो ट्रायंगल की यहां पे जो एंगल बनेगा वो ऑलमोस्ट सेम अब ढंग से बन गया। तो ऑलमोस्ट यहां पे क्या बनेगा, एंगल ऑलमोस्ट सेम बनेगा फॉर माई ट्रायंगल एंड फॉर माई पैराबोला। ठीक है, तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ रखी है, यहां पे y की वैल्यू आ रखी है फ्रॉम द ट्रायंगल, वैल्यू है w/2n। यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं y की, तो यहां क्या आ जाएगा, w/4/4 इज इक्वल टू a, यहां पे आ जाएगा w/2n, यहां पे आ जाएगा। इससे यहां पर वैल्यू कट जाएगी, कुछ ना कुछ यहां पे गलत हो रहा है, तो यहां w स्क्वायर आएगा ना, 4 कैसे कर दिया मैंने, ये यहां से कट जाएगा। तो यहां से आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहां पे आ जाएगी wn/2। ये मेरे पास एक, सॉरी, हाँ ये आएगी, अरे देखो ना, इससे ये कट जाएगा, ये आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, wn/2 आ जाएगी। तो अगर मेरे को यहाँ पे जनरल इक्वेशन बनानी हो मेरे पैरा जो कर्व आ रही है उसकी, तो एक जनरल इक्वेशन बनेगी मेरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू wn/2 इंटू वाई। यहाँ पे मेरी ये जनरल इक्वेशन बन के तैयार है। आई होप बात समझ आ रही होगी, क्लियर है? तो इसके ऊपर भी एक बार स्टार, एक स्टार ही लगाना, स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए, आपका जो कैम्बर है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, पानी को हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा कर देंगे तो भैया वो वहां भी चीजें गलत हो जाएंगी। क्यों, अभी समझाता हूं। बस इससे पहले मेरा जो थर्ड वाला आना है वो है मेरा मिक्स्ड कैम्बर, मिक्स्ड टाइप कैम्बर, मिक्स्ड टाइप कैम्बर, मिक्स्ड टाइप कैम्बर यहां पर आना है। मिक्स्ड टाइप कैम्बर क्या होता है, जरा देखो इस बात को। यहां से यहां तक आपकी स्ट्रेट लाइन, अगेन यहां से लेके यहां तक आपकी स्ट्रेट लाइन, और बीच में यहां पे इस तरीके से एक पैराबोला। समझ आ रही बात? इस तरीके से क्या होगा, आपका यहां पे मिक्स टाइप कैम्बर बन जाएगा। अब देखिए, अब हमारा जो यहां पे आने वाला है पॉइंट वो है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव कैम्बर, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव
कैम्बर। इसका मतलब क्या है, जरा इस बात को समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर यहां पे हम रोड को बहुत ज्यादा उठा दे रहे हैं तो क्या होगा, मेरा व्हीकल भी टिल्ट होके चलेगा। देखेंगे इस बात को। ये मेरे पास रोड है, अभी स्ट्रेट है, ठीक है, ये मेरे पास एक व्हीकल है। अगर मैं रोड को ऐसे उठा रहा हूं तो व्हीकल क्या मेरा टिल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको यहां पे व्हीकल टिल्ट होता हुआ दिख रहा होगा। देखिए अगर मैं यहां पे गिराऊं ना इसको, तो ये व्हीकल देखिए टिल्ट हो गया। पहले मेरा व्हीकल ऐसे था, अब मेरा व्हीकल क्या हो गया, इस तरीके से टिल्ट हो गया। अगर मेरी रोड इस तरीके से क्या हो रही है, रोड ऐसे उठ रही है और साथ में इधर भी रोड है, ठीक है, दोनों तरफ रोड है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ये तो मैं आधा पोर्शन बना के दिखा दे रहा हूं। तो ये अपनी लेन में चल रहा है मेरा व्हीकल। अगर मैं इस तरीके से उठा रहा हूं तो ये व्हीकल भी क्या हो रहा है, यहां पे इस तरीके से टिल्ट हो रहा है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। देखिए सीधा है, अगर मैं रोड उठाई तो ये टिल्ट हो गया। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव कैम्बर में क्या होगा, नंबर फर्स्ट सेंट्रल लाइन टेंडेंसी, या फिर इसको बोलूं ट्रांस, सबसे फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी ट्रांसवर्स टिल्ट ऑफ द व्हीकल। ट्रांसवर्स टिल्ट ऑफ द व्हीकल, व्हीकल क्या होगा, टेढ़ा होकर चलेगा। नेक्स्ट सेंट्रल लाइन टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर, सेंट्रल लाइन टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर, सेंट्रल लाइन टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा इस बात को देखो। जनरली जो होती हैं मेरी जो डामर की रोड होती हैं या फिर बिटुमिनस की जो रोड होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं। वहां पे जो कैम्बर होता है डेट इज पैराबोलिक कैम्बर। क्या होता है वहां पर, इस तरीके से पैराबोलिक कैम्बर, ठीक है। ये ढंग से बना नहीं, थोड़ा सा ऊपर करके बना देता हूं। क्या मेरे भाई काहे को नाराज है, चलिए ठीक है। अगर मैं यहां पे दो लाइन बनाऊं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, क्या आपको यहां पे जो लाइन दिख रही है, क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हां, आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इन दोनों के बीच की यहां पे जो लाइन है, ये क्या है आपकी, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है। अब खुद सोचिए, आपका व्हीकल कुछ इस तरीके से यहां पे टिल्ट होके चल रहा है और यहां पे व्हीकल क्या है, इस तरीके से स्ट्रेट होके चल रहा है। तो कहां पे चलाना पसंद करेंगे, स्ट्रेट चलाना पसंद करेंगे या फिर टिल्ट चलाना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सीधा ही चलाना पसंद करेंगे। तो यहां पे क्या होगी, दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड। रोड की क्या होती है, सेंट्रल लाइन। खुद सोचिए, टू लेन रोड होती है, एक लेन इस तरफ एक लेन इस तरफ, ये बीच में क्या होगी आपकी सेंट्रल लाइन होगी। समझ आ गई बात? तो आप व्हीकल का चलाना पसंद करेंगे, सेंट्रल लाइन में चलाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे व्हीकल क्या है, स्ट्रेट होके चल रहा है। अगर आप इधर चला रहे हैं तब भी टेढ़ा होकर चल रहा है, अगर आप इधर चला रहे हैं तब भी टेढ़ा होकर चल रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से जो व्हीकल आ रहे हैं वो भी क्या होंगे, सेंट्रल लाइन पे चलेंगे, और इधर से जो व्हीकल आ रहे हैं वो भी क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन पे चलाना क्या पसंद करेंगे। तो यहां पर हेड ऑन कोलिजन हो सकता है, आमने सामने की टक्कर हो सकती है। समझ आ रही है बात? अरे भैया, जब आपको पसंद है सेंट्रल लाइन पे चलाना, तो सामने से जो व्हीकल आ रहा होगा उसको भी सेंट्रल लाइन पे चलाना पसंद होगा कि नहीं होगा? तो दोनों क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन पे चलाना कोशिश करें। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरा क्या है, पोर्शन सीधा है। इधर टेढ़ा है, इधर भी आपका टेढ़ा पोर्शन है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगी, सेंट्रल लाइन टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर हो जाएगी। अब जो यहां पे मैं पोजीशन पॉइंट लिखवाने वाला हूं, प्लीज उसको याद रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन एसएससी जेई या किसी जेई एग्जामिनेशन में इससे बनेगा, वो है रटिंग along the outer edge, रटिंग along the outer edge। समझ आ गई बात? देखिए यहां देखिए इस बात को, ये मेरे पास गाड़ी है, कैसे समझाऊं आपको, देखिएगा ये मेरे पास एक गाड़ी है, अभी क्या कर रही है, रोड पे सीधा चल रही है, ठीक है। जितना प्रेशर इस वाले टायर पे आएगा उतना ही प्रेशर इस वाले टायर पे आ रहा होगा, हाँ या ना? चलो इसको भी छोड़ो, अपना हाथ लो, दो उंगली लगाओ ऐसे, ठीक है। अगर मैं दोनों उंगली से प्रेशर लगा रहा हूं अपने हाथ पे, तो क्या होगा, दोनों पोजीशन पे क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का दर्द होगा। समझ आ गई बात? लेकिन अगर मैं यहां पे टेढ़ी करके उंगली लगा रहा हूं, ऐसे आपको दिख रहा है टेढ़ी करके उंगली लगा रहा हूं, तो इस वाले पॉइंट पे, जो इस वाले उंगली के नीचे वाला पॉइंट था ऐसे करके, उस पे ज्यादा दर्द होगा इन कंपैरिजन टू जो मेरा इस वाली उंगली के
नीचे है मेरा पॉइंट। समझ आ रही है बात, दिख रही है आपको? अगर मैं टेढ़ा होकर ऐसे अगर सीधा ऐसे लगा रहा हूं तो दोनों ही पॉइंट के नीचे क्या होगा, दर्द इक्वल होगा। लेकिन ऐसे करके लगा रहा हूं तो इस वाली उंगली के नीचे क्या होगा, ज्यादा दर्द होगा। तो वही चीज यहां पे होगा। तो ये मेरे पास व्हीकल है, यहां पे टायर, यहां पे टायर, यहां पे टायर, यहां पे टायर, 4 टायर हो गए। तो अगर ये सीधा होके चल रहा है ऐसे, तो जितना प्रेशर इस वाले टायर के नीचे रहेगा उतना ही प्रेशर यहां पे इस वाले टायर के नीचे आ रहा होगा। लेकिन अगर ये टिल्ट होके चलेगा तो भैया इस वाले टायर के नीचे क्या होगा, ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। खुद होना, पहले आप सीधा खड़े होना, फिर टेढ़े होके खड़े हो जाना, ठीक है? तो कौन से पैर में ज्यादा वजन आएगा, जब आप टेढ़े होके खड़े होंगे तो आपका ये वाला जो, देखिए 2 पैर होंगे ऐसे, ठीक है? अगर ऐसे खड़े हुए हैं तो दोनों पैर में सेम प्रेशर, अगर आप ऐसे खड़े हुए हैं तो इस वाले पैर पे क्या होगा, आपका ज्यादा प्रेशर आएगा इन कंपैरिजन टू इसके पैर में। समझ आ रही है बात, क्लियर है? तो जब यहां पे क्या होगा, मेरी यहां पे व्हीकल कुछ इस तरीके से टेढ़ा होके चलेगा तो इस वाले टायर के नीचे क्या होगा, मेरा यहां पे ज्यादा प्रेशर आएगा। तो ये जो आपका एज है, देखिए कैसे समझाऊं, तो ये जो आपका एज है यहां पे क्या है, दिस इज द आउटर एज। ये क्या है, आपकी आउटर एज। ये क्या है, आपका इनर एज। व्हीकल आपका ऐसे जा रहा है, ये आपका व्हीकल जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये इसका आउटर एज होगा, ये इसका इनर, क्योंकि यहां पे आपकी सेंटर लाइन तो इधर है ना, मैं इस वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं अब, ठीक है? तो ये जो यहां पे टायर हैं, ये आपके आउटसाइड पोजीशन पे आउटर एज की तरफ जा रहे हैं। ये वाले जो टायर है कहां है, सेंटर लाइन के आसपास हैं। तो इस वाले टायर को क्या बोलेंगे, आउटर एज। इसको क्या बोलेंगे, इनर एज। तो रटिंग कहां होगी, जहां रटिंग का मतलब है जब मेरी रोड धस जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लोड, जो मेरी रोड का धसा हुआ तो पोर्शन देखा होगा ना, वो इसको बोलते हैं रटिंग। तो यहां पे जब टेढ़ी होकर चलेगी तो यहां पे ज्यादा प्रेशर आएगा इसके नीचे, तो यहां पे क्या हो जाएगी, मेरी रोड धस जाएगी। तो रटिंग विल बी अलोंग द आउटर एज ऑफ द रोड। इसके ऊपर मैं यहां पे हाईलाइट कर दे रहा हूं, और कृपया करके इस वाले पॉइंट के ऊपर आप 10 स्टार लगा लीजिएगा। नहीं लगाओगे तो गलती आपकी है। इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, 10 स्टार लगा दे रहा हूं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, तो ये तो आगे मेरे यहां पे लिमिटेशंस, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव कैम्बर। इसके आगे हमें और भी पढ़ना है, जरा उसके बारे में सुन लीजिए। यहां पर जो आपका स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है ना, अभी जो हमने स्ट्रेट लाइन कैम्बर बनाया था, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, जो आपका स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है, यह जनरली प्रेफर्ड होता है सीमेंट कंक्रीट रोड में। किसमें, सीमेंट कंक्रीट रोड में, ठीक है? और जब मेरे फास्ट मूविंग व्हीकल जहां पर पाए जाते हो, जिस रोड पे मेरे फास्ट मूविंग व्हीकल हो, जैसे मेरी F1 रेसिंग ट्रैक होगी या फिर कुछ और हो गया, जहां पे मेरे फास्ट मूविंग व्हीकल हो, फास्ट मूविंग व्हीकल जहां पे ये पाए जाए हो, वहां पे हम क्या करते हैं, जनरली पैराबोलिक कैम्बर ही यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, पैराबोलिक कैम्बर यूज करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पैराबोला का सेंट्रल पोर्शन क्या होता है, फ्लैट होता है। आपको दिख रहा है सेंट्रल पोर्शन क्या है, फ्लैट है। तो यहां पे व्हीकल को गाड़ी चलाना, मतलब जो भी ड्राइवर होगा उसको यहां पे गाड़ी चलाना थोड़ा यहां पे आसान होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे व्हीकल को। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर में कहां यूज करेंगे, सीमेंट कंक्रीट रोड में, जहां पे फास्ट मूविंग व्हीकल हो, जहां पे फ्रीक्वेंट ओवरटेकिंग होती हो, तो वहां पे हम पैराबोलिक कैम्बर यूज करेंगे, बिकॉज उसका सेंट्रल पोर्शन क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो मेरे व्हीकल को यहां पे टेढ़ा होकर चलाना पसंद नहीं आता, वो सीधा होकर चलाना ही पसंद करता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। मेरी यहां पे गर्दन बहुत ज्यादा दर्द हो रही है क्योंकि मैं सुबह से लेक्चर बना रहा हूं। मैं यहां पे एक बार वीडियो स्टॉप कर रहा हूं, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक नमस्कार। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं।